बढ़ती असुरक्षाएं, बढ़ते फ्रॉड्स और हमारे आस पास हर चीज़ के जीवन में बढ़ती अस्थिरता के कारण इंश्योरेंस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बात चाहे हमारी गाड़ी की हो या बाइक की, या फिर हम खुद ही क्यों ना हो, पहले से किया गया बीमा लगभग हमेशा काम में आता है, भले ही वो एक महान रक्षक बनकर साबित ना हो। लेकिन आज के समय में बहुत कम ऐसे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं जो ज़ीरो कमीशन और बेहतरीन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। इन्हीं दो चीज़ों में बाजी मार चुका है एको। दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एको ने डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग से $1.1 बिलियन का यूनिकॉर्न बिजनेस खड़ा किया। पर यूनिकॉर्न है क्या? जिन कंपनीज की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है वो कहलाते हैं यूनिकॉर्न। अगर भारत की बात करें तो कुछ यूनिकॉर्न के एग्जाम्पल्स हैं पेटीएम, ओयो, जोमैटो, अनअकैडमी इत्यादि। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले एको के मिशन से। एको की शुरुआत हुई थी 2016 में वरुण दुआ और रुचि दीपक के द्वारा। रुचि ने शुरू किया था एज कंपनी की फाउंडर और वरुण ने एज ए सीईओ। एको आज के समय में कुल मिलाकर 5 तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है: कार, बाइक, हेल्थ, लाइफ और ट्रैवल इंश्योरेंस। और इनके मिशन का सबसे अहम हिस्सा ये है कि ये सब ऑनलाइन होता है, यानी कि कोई भी पेपर वर्क की झंझट है ही नहीं। और इसकी वजह से एको बनता है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल इंश्योरर। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एको के बिजनेस मॉडल के बारे में। एको का बिजनेस मॉडल है D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसे समझते हैं। यदि आप किसी इंश्योरेंस प्लान को लेने का सोच रहे हैं तो आप एको की वेबसाइट पर जाइए, उस प्लान को चूज करिए, यानी कि डायरेक्टली कंज्यूमर ही उस प्लान का फ़ायदा उठा रहा है। ये हुआ D2C मॉडल। बीच में कोई भी इंटरमीडिएट बनकर नहीं आया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब रिवेन्यू मॉडल की। एको का रिवेन्यू आता है 3 तरह से। पहला है प्रीमियम्स। एको जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचकर पैसे कमाता है वो आता है इस कैटेगरी के अंदर। दूसरा है कमीशंस। तो एको ने कुछ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करी हुई हैं और उन पार्टनर कंपनीज के कस्टमर्स को इंश्योरेंस बेचकर भी एको पैसे कमाता है। तीसरा आता है डेटा मोनेटाइजेशन। एको टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो और वैल्यूएबल, जैसे आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स का वैल्यूएबल डेटा को कलेक्ट करके मार्केटिंग, एडवर्टीजिंग और एनालिटिक सर्विस की तरह यूज़ करके भी रेवेन्यू जनरेट करता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 1344 करोड़ का रिवेन्यू किया था, यानी ये थी उनकी कमाई। और एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे रहे थे 1835 करोड़। कुल मिलाकर कंपनी को 483 करोड़ का नुकसान हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करी जाए तो कंपनी का रेवेन्यू था 1759 करोड़ और एक्सपेंसेस थे 2525 करोड़। कुल मिलाकर कंपनी का नुकसान 483 करोड़ से बढ़कर हुआ था 738 करोड़। यदि बात की जाए एबिटा की, एबिटा क्या है ये आप चाहे तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक आई बनी हुई वीडियो आ रही है, आप उसे क्लिक करके समझ सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी को एबिटा मार्जिन जो था वो था 34.5% और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये घटकर हो गया था 40.5%। खैर, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, कंपनी को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कोई भी नए काम की शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत हारने से भी तो कुछ नहीं होता। तो अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहिए। खैर, एको का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है, जैसे हर इंडस्ट्री आती है। इसका अर्थ ये है कि यदि आपको इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो आपको सरकार से मानित IRDAI से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब IRDAI क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए स्कूल में जैसे स्कूल टीचर होता है और वो मेक श्योर करते हैं कि सभी बच्चे डिसिप्लिन और सेफ रहे, से ही IRDAI ये मेक श्योर करता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे और इंश्योरेंस का भुगतान इत्यादि सेफ तरीके से हो। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एको इंडिया की पहली डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी है, तो बात लाजमी है कि इनको टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत हुई होगी। उन्होंने उस पर काम भी किया, जिसकी वजह से वो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हुए। तो मेजर चैलेंजेस तो कई और भी थे, लेकिन इन 2 चैलेंजेस को मैं बोलूँगी सबसे अहम चैलेंजेस में से रहेगा। पहला है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और दूसरा था टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि है फंडिंग। एको इज करंटली बैक्ड बाय 10 इन्वेस्टर्स, जिसमें लास्ट सीरीज डी की $255 मिलियन की फंडिंग कंप्लीट करने के बाद वो बना था यूनिकॉर्न।
अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो कि है कॉम्पिटिटर्स के बारे में। डिजिटल स्पेस में एको के फिलहाल 3 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, ईजी पॉलिसी, पॉलिसी बाजार और डिजिट इंश्योरेंस। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग के बारे में, तो चलिए सीखते हैं कि वो क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ खेलने वाले ब्लॉक्स हैं। अब उन ब्लॉक्स को देख के आपके दिमाग में मान लीजिए आइडिया आया कि मैं एक सीधी बिल्डिंग बनाता हूँ, पर आपने सोचा कि नहीं, इस बार सीधी बिल्डिंग नहीं बनाते, क्योंकि सीधी बिल्डिंग तो हर कोई बनाता है। इस बार मैं इससे एक घर बनाता हूँ, एक शानदार घर। तो ये हुई डिस्रप्टिव थिंकिंग, यानी कि कुछ ऐसा करना जो आम रीति रिवाज या रूल से हट कर हो, जो आज से पहले किसी ने ना करा हो, जो आइडिया डिस्रप्टिव हो। ऐसा ही कुछ किया था जियो ने। सस्ते और टिकाऊ मोबाइल प्रीपेड प्लान्स लाकर उन्होंने एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज के को कांटे की टक्कर दी थी। और ऐसा ही कुछ किया एको ने। उन्होंने पहले डिजिटल इंश्योरेंस बनकर सोचा कि हम लोग एक जीरो कमीशन का मॉडल लाते हैं, जो उतनी आसान बात नहीं थी। और ये थी उनकी डिस्ट्रप्टिव, थोड़ी हट के थिंकिंग। वो कहते हैं ना दोस्तों कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम गिरेंगे पर फिर दोबारा उठेंगे भी। आज के लिए इतना ही। मैंने आज की वीडियो से डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग, एको कंपनी और भी कई सारी चीज़ें सीखी। यदि आपने कुछ सीखा तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।